इस एपिसोड की शुरुआत यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी और उसके दोस्त अपने होटल रूम से बाहर जा रहे थे, जहाँ मिस्टर बीबी अपने साथियों से कह रहा था कि पहला क्वार्टर फाइनल मैच सन नेशनल अकेडमी वर्सेस इविल सोल चर्च के दरमियान होगा, जिसमें विनर डिक्लेयर करने में काफी ज्यादा वक्त लगेगा, इसलिए हम लोगों के पास समय रहेगा कि हम लोग उससे पहले जाकर तैयारी कर सके। इसी तरह की बातें करते हुए ये लोग जैसे अपने रूम से बाहर निकलते तभी अचानक वहाँ पर यूहो की नजर प्रिंसेस जूजू पर पड़ गई, जो कि काफी ज्यादा उदास लग रही थी क्योंकि उसके सारे टीममेट्स काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होकर स्ट्रेचर पर यहाँ से जा रहे थे, जो देखकर यूहो हैरान होते हुए कहता है कि प्रिंसेस जूजू आखिर तुम लोगों का मैच इतनी जल्दी फिनिश कैसे हो गया। इस पर प्रिंसेस जूजू उसे बताती है कि इविल सोल चर्च बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, सिर्फ उनके एक ही मेंबर ने मेरे सारे के सारे साथियों का ये हश्र कर दिया है, जो देखकर तो यूहो के दोस्त में काफी सारा शौक थे। सूसेंशी यहाँ पर हैरान होते हुए कहता है कि होली स्पिरिट चर्च इतना ज्यादा पावरफुल होगा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। दूसरी तरफ जाने से पहले प्रिंसेस जूजू यहाँ यूहो से कहती है कि तुम लोगों का मुकाबला स्नो डीमन सेक्ट से होगा, जहाँ पर प्रिंसेस वीना भी मौजूद है, इसलिए तुम लोग भी अपना ख्याल रखना। जो कहते हैं वो अपने टीममेट्स के साथ यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ अरीना का सीन दिखाया गया, जहाँ चीफ रेफरी सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कह रहा था कि यह सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन का आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच होने वाला है, जो मैच होगा टंग सेक्ट के 7 मास्टर वर्सेस स्नो डीमन सेक्ट के दरमियान। मैं इन दोनों ही टीम मेंबर्स को यहाँ अरीना में इन्वाइट करता हूँ, जो सुनकर ये लोग बिल्कुल ऐसे ही करने लगे और यहाँ पर लोग अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि टंग सेक्ट के सपोर्टर इस वक्त ज्यादा थे, लेकिन स्नो डीमन सेक्ट भी काफी ज्यादा अजीब था क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी में हुए उन लोगों ने इतने मोटे मोटे कपड़े पहने हुए थे। ये देखकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा सरप्राइज थे। इवन की क्राउड प्रिंस भी यहाँ पर स्नो डीमन सेक्ट के पावर देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। इसके बाद हम देखते हैं कि चीफ रेफरी ने दोनों ही टीम से एक इंडिविजुअल पर अरीना की तरफ इंडिविजुअल मैच फाइट करने के लिए बुला लिया था, जहाँ टंग सेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए तो यूहो फाइट करने के लिए अरीना में आ जाता है। दूसरी तरफ स्नो डीमन सेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाले लड़के का नाम यांग फेंग था, क्योंकि खुद को यूहो के साथ रिस्पेक्टफुली इंट्रोड्यूस करवाने के बाद फौरन अपनी ओरिजिनल बॉडी मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी का साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका था। साथ ही साथ यांग फेंग के हाथ भी अजीब तरीके से बदल चुके थे, जो कि इस बात को प्रूव कर रहा था कि यांग फेंग की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। यह यांग फेंग को अपनी ओरिजिनल बॉडी मार्शल सोल टेक्निक को एक्टिवेट करता हुआ देखकर क्राउड पे समझ गया था कि ये लोग जरूर बॉडी सेट का ही हिस्सा है, जिस पर मास्टर जिंग को भी गुस्सा रहा था क्योंकि एक बार बॉडी सेट ने उनकी मैंगडी हाल पर हमला किया था, लेकिन अभी तक मास्टर जिंग उस बात का बदला नहीं ले पाए हैं। क्योंकि दूसरी तरफ नीचे अरीना में मौजूद यूहो भी यहाँ पर यांग फेंग को इस ओरिजिनल बॉडी मार्शल सोल को एक्टिवेट करता हुआ देखकर मुस्कुराने लगा और वो कल रात की बातों को याद करता है, जहाँ यूहो ने अपने दोस्तों से कहा था कि स्नो डीमन सेक्ट के पास यकीनन बॉडी मार्शल सोल्स होगी, जो कि उनकी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देती है। बॉडी सेक्ट की तो यही खासियत है, उन्हें 1 वर्सेस 1 इंडिविजुअल फाइट में हराना लगभग इम्पॉसिबल होगा। इसीलिए मैंने फैसला किया कि हम लोग शेक एकेडमी की स्ट्रेटेजी को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हम लोगों को इंडिविजुअल फाइट में स्नो डीमन सेक्ट के 3 वॉरियर्स को हराना होगा। एक बार हम उनके 3 वॉरियर्स को हरा दे, उसके बाद हम इंडिविजुअल फाइट में विड्रा करते हुए सीधा उन्हें टीम फाइट की तरफ धकेल देंगे और उन्हें मजबूरन हमारे साथ टीम वर्सेस टीम बैटल लड़नी होगी, चाहे टीम बैटल में शायद हम उनका मुकाबला कर पाए। ये सुनकर मिस्टर बीबी जवाब देते हुए कहता है फिर तो हमें अपने पास से एक ऐसा वॉरियर भेजना होगा जो कि 3 स्नो डीमन सेक्ट के वॉरियर्स को हरा दे और साथ ही साथ उसकी खुद की एनर्जी भी कम ना हो और वो इंजर्ड भी ना हो। मुझे ये काम काफी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। जो सुनकर यूहो ने जवाब दिया इसलिए ये काम मैं खुद करूँगा। जो सुनकर तो मिस टांगू टंग यूहो के लिए परेशान हो गई थी और वो यूहो से कहती है कि नहीं, तुम उनका अकेले मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी इंजरीज अभी तक भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई और दूसरी तरफ स्नो डीमन सेक्ट बॉडी सेक्ट से निकला हुआ है, यानी कि उनके अटैक काफी ज्यादा फियर्स और इवल होंगे। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि यू एक डिसेबल इंसान होने का यही तो फायदा है कि स्नो डीमन सेक्ट ने बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं की होगी कि मैं उनसे फास्ट फाइट करने के लिए आऊंगा। साथ ही साथ मेरे पास भी उन्हें की तरफ बिल्कुल सेम बॉडी मार्शल सोल यानी कि मेरी स्पिरिट आइज है और सिर्फ यही नहीं बल्कि मेरे पास कई सारे मल्टीपल मार्शल सोल और कॉम्बैट मेथड्स है, जिसकी वजह से मैं एक परफेक्ट चॉइस रहूंगा। मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि मैं जाने से पहले स्नो डीमन सेक्ट के 1 या 2 वॉरियर को तो आसानी के साथ हरा सकता हूँ। साथ ही साथ अगर सोचो कि मैं यहाँ पर इंजर्ड हो भी गया तब भी टीम बैटल में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं पीछे रहकर वैसे भी सिर्फ कमांड और सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा और फिलहाल के लिए यही सबसे बेहतर टैक्टिक है और वैसे भी यही बेस्ट मौका होगा अपने सेकंड मार्शल सोल अवेकनिंग कराने के लिए। दोस्तों वैसे तो हर एक कल्टिवेटर की सिर्फ एक बार ही मार्शल सोल अवेकनिंग होती है, जो कि यूहो के मार्शल सोल के फर्स्ट एपिसोड में ही हो चुकी थी, लेकिन बॉडी मार्शल सोल होने का यही फायदा है कि आप लोग सेकंड अवेकनिंग भी कर सकते हो, जिस सेकंड अवेकनिंग के बाद उस कल्टिवेटर की मार्शल सोल बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यहाँ यही सब सोचते हुए सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आ गया, जहाँ पर हम देखते
देखते हैं कि यांग फेंग अपने मुक्कों का इस्तेमाल करते हुए जोर से जमीन को हिट करता है, जिसकी वजह से इस अटैक का इफेक्ट इसी के साथ यहाँ यूहो की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ यूहो भी काफी कूल तरीके से अपने हाथ को सामने की तरफ उड़ाते हुए आइस एम्परर प्रोटेक्शन शील्ड एक्टिवेट कर चुका। इसी तरह से यूहो ने आसानी से उस अटैक को ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ वो कूल तरीके से यांग फेंग को इशारा करते हुए कहता है कि चलो आगे बढ़ो, जो देखकर यांग फेंग जो कि गुस्से में तब तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए से यूहो के पास आकर अपने पंचेस की बरसात उस पर करना शुरू हो गया। लेकिन सामने की तरफ हम देखते हैं कि यूहो तो सिर्फ अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करते उसके हर एक अटैक को ब्लॉक कर रहा है, जो देखकर तो यांग फेंग भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर तुम ये कैसे कर रहे हो। जो सब कहते हुए यांग फेंग यहाँ पर लास्ट पंच करने ही वाला था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो ने सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करते उसे पीछे की तरफ धकेल दिया, जिस धकेले के साथ हम देखते हैं कि यांग फेंग के हाथ से खून भी निकल रहा था। जो सब इसलिए क्योंकि यूहो ने लास्ट मोमेंट पर अपने गोल्डन बियर क्लब बाहर निकाल लिए थे। ऊपर की तरफ से स्टारवुड नेशनल एकेडमी की प्रेसेस भी ये सब देख रही थी, जो कि इम्प्रेस होते हुए अपने मन में यही सोच रही थी कि आखिर यूहो सिर्फ व्हील चेयर पर भी बैठकर ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हैंडल कर सकता है। तभी अचानक दूसरी तरफ हम लोग यहाँ अरीना से बाहर यांग फेंग के एक और पार्टनर को देखते हैं, जो कि यांग फेंग से कह रहा था कि यांग फेंग तुम्हें होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं। जो बात सुनती दूसरी तरफ अरीना में मौजूद यांग फेंग ने भी बिल्कुल ऐसे ही करना शुरू कर दिया। वो यूहो से कहता है कि मुझे माफ कर देना छोटे भाई, लेकिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकता। ये कहती है अचानक से हम देखते हैं कि यांग फेंग ने अपने मेन बॉडी मार्शल सोल की सेकेंड अवेकनिंग करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से काफी ज्यादा टेरिफाइंग पावर अनलीश हो रही है। दूसरी तरफ यूहो भी यांग फेंग की सेकेंड अवेकनिंग को काफी ज्यादा गौर से देख रहा था और वो अपने मन में खुश होते हुए कहता है कि मैं इसी मौके का तो वेट कर रहा था। साथ ही साथ यूहो पास के लम्हों को याद भी करता है जब उसने एल्डर मू से सवाल करा था कि आखिर मैं इस बॉडी मार्शल सोल की सेकेंड अवेकनिंग को कैसे कर सकता हूँ। इस पर एल्डर मू ने यूहो को जवाब दिया था कि बॉडी सेक्ट का फर्स्ट लीडर ही था जिसने इस मार्शल सोल सेकेंड अवेकनिंग के बारे में डिस्कवर किया था, और अभी के लिए मेन बॉडी सेकेंड अवेकनिंग टेक्निक सिर्फ बॉडी सेक्ट के पास ही है, जिन्होंने इस टेक्निक को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, जिसे तुम इस सेकेंड अवेकनिंग के लेवल भी समझ सकते हो। पहला है ब्लैक आयरन, दूसरा है ब्रोंज, तीसरा है सिल्वर और लास्ट में आता है गोल्ड। इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कि गोल्ड लेवल की सेकेंड अवेकनिंग कर पाए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली रेयर टेक्निक है। साथ ही साथ उन्होंने यूहो को ये भी बताया था कि मुझे तुम्हें देखकर लगता है कि अगर तुम्हारी स्पिरिट आइज की सेकेंड अवेकनिंग हो भी गई तब भी ये एक ब्रॉन्ज लेवल की सेकेंड अवेकनिंग होगी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यांग फेंग ने अपने सेकेंड अवेकनिंग करके दोनों ही फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए तीसरे के साथ यहाँ यूहो पर हमला बोल दिया था, जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए यूहो ने यहाँ स्नो गर्ल के स्नो पाम टेक्निक और स्नो डोमेन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी यूहो दिखता है कि यांग फेंग उसके इस डिफेंस टेक्निक को लगातार अपने पंचेस का इस्तेमाल करते हुए तोड़ रहा था, जो कि ज्यादा देर नहीं दिख पाएगी। इसलिए वो अपने मन में सोचता है कि सेकेंड अवेकनिंग की ब्रोंज लेवल टेक्निक ही सिर्फ इतनी ज्यादा पावरफुल है, तो सोचो कि गोल्ड लेवल कितनी ज्यादा डेंजरस होगी। जहाँ यूहो ये सब अपने मन में सोच रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि यांग फेंग ने अपना फाइनल पंच करते हुए आखिरकार उस स्नो पाम को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद उसके दोनों स्पिरिचुअल पंचेस तेजी के साथ यूहो की तरफ बढ़ रहे थे और यूहो ने भी हाथ फैला दिए थे जैसे कि वो हार मान चुका है। ये देखकर तो वहाँ पर मुझे उस सब के सब लोग ही काफी ज्यादा शौक हो चुके थे। इवन कि यांग फेंग में मुस्कुराकर यही सोच रहा था कि इसने हार मान लिया, अब ये रेजिस्ट नहीं करेगा, लेकिन उसका बस ये कहना ही था कि तभी अचानक यूहो के चेहरे पर उसे एक स्माइल देखने को मिली, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यूहो ने फर्नेस से चुटकी बचाते हुए यहाँ सोल रिप्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यांग फेंग और खुद की लोकेशन को एक दूसरे के साथ स्वाइप कर लिया, यानी कि यांग फेंग का वो पावरफुल अटैक जो कि उसने यूहो पर चला था, खुद यांग फेंग उसके सामने आ चुका है, जिससे शायद वो बच भी नहीं सकता। ये देखकर चीफ रेफरी उसकी जान बचाने के लिए फर्नेस से यांग फेंग के सामने आ जाता है, जहाँ उसने अपने इंडिस्ट्रक्टेबल शील्ड का इस्तेमाल करते उस पावरफुल अटैक को ब्लॉक तो कर दिया ताकि वो यांग फेंग की जान बचा सके, लेकिन चूंकि चीफ रेफरी को इंटरफियर करना पड़ा, इसका मतलब कि यूहो इस राउंड को जीत चुका है, जिस पर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। दूसरी तरफ ज़्याओ हैरान होकर कह रही थी, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आखिर यूहो जू सेंशी के सोल रिप्लेसमेंट टेक्निक को इस्तेमाल कैसे कर पाया, जिस पर मिस टांगू टंगू से एक रेयर बीस्ट के बारे में बताती है, जिसके बारे में वो बता रही थे कि पिछली बार जब हम लोग जंगल गए थे तो यूहो ने अपने 5th सोल रिंग को हासिल करा था। ये सोल रिंग में इम्प्रिंटिंग स्किल्स है, यानी कि यूहो स्किल का इस्तेमाल करते हुए किसी की भी टेक्निक को कॉपी कर सकता है, जिस पर तो जू सेंशी भी फ्लेक्स करते हुए कह रहा था कि मेरी ये सोल रिप्लेसमेंट टेक्निक है ही इतनी ज्यादा कमाल की कि मैच के शुरू होने से पहले खुद यूहो मेरे पास आया था ताकि वो इस टेक्निक को मुझसे कॉपी कर सके। यहाँ फर्स्ट मैच जीतने के बाद हम देखते हैं कि सेकंड राउंड में फाइट करने के लिए स्नो डीमन सेट का एक और वॉरियर तेजी के साथ अरीना में जम कर देता है, जिस लड़के का नाम चेन लू था, जो कि फर्स्ट अरीना में आते हुए यहाँ यूहो से कहता है कि तुम्हारे पास भी बॉडी मार्शल सोल है, इसी वजह से ब्रदर यांग फेंग ने तुम्हें हमारे ही सेक्ट का हाफ मेंबर समझा, लेकिन मैं अपने ब्रदर यांग फेंग की तरह नहीं हूँ, मैं तुम पर जरा सा भी रहम नहीं दिखाऊंगा। जो सुनकर दूसरी तरफ यूहो भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि मैं तो हमेशा से ही टंग सेट का मेंबर
था तो भला वो मुझे क्यों ही अपने सेट का मेंबर जबरदस्ती की गलती कर रहा है, इसमें तो मेरी कोई भी गलती नहीं। यूहो का ये कहना ही था कि तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैनलू ने फौरन अपनी बॉडी मार्शल सोल एक्टिवेट कर ली और हम देखते हैं कि उसकी मार्शल सोल असल में उसकी टांगे थी, जिनकी पावर बूस्ट करने की वजह से उसकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, जो कि तेजी के साथ यहाँ यूहो पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में मौजूद स्नूगल यहाँ पर अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करती उस पर आइस अटैक करके उसे रुकने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ चैनलू ने उसके हर एक हमले को डॉज करते हुए तेजी के साथ हवा में जंप कर दी, जहाँ वो एक थंडर किक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यूहो के व्हील चेयर पर हमला कर देता है। पर अच्छा हुआ कि यूहो ने वक्त रहते उस अटैक को डॉज कर लिया था, जो देखकर यूहो के दोस्तों परेशान हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ यूहो पहले ही इस अटैक को प्रेडिक्ट कर चुका था, इसलिए वो चैनलू से कहता है कि मैं जानता था कि तुम यहाँ पर लैंड करोगे, इसलिए यूहो ने पहले ही यहाँ पर आइस एम्परर सोर्ड नीचे छुपाई हुई थी, जिसे वो स्नूगल का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ बाहर की तरफ निकाल चुका, जो अटैक सीधा जाकर चैनलू को हिट करने वाली थी, लेकिन वो कैसे तैसे खुद को बचाकर नीचे की तरफ हट जाता है और एक बार फिर से वो यूहो की तरफ बढ़ते हुए फौरन से अपनी सेकंड अवेकनिंग एक्टिवेट करके कह रहा था, यूहो मानना पड़ेगा कि तुम्हारी नजर तो कमाल की है, लेकिन फिर भी हमारे इस सेकंड अवेकनिंग के सामने तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। असल में इस सेकंड अवेकनिंग की वजह से हम देखते हैं कि उसकी रफ्तार बिजली जैसे तेज हो चुकी थी, जहां वो फौरन ही हवा में आते हुए अपनी शैडो लाइट टेक्निक का इस्तेमाल करके फौरन से यूहो पर हमला बोल देता है। यह अटैक वाकई में काफी ज्यादा टेरिफाइंग था, क्योंकि चैनलू भी एक ब्रोंज लेवल का सेकंड अवेकनर है। यूहो जानता था कि इस अटैक को डॉज करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए हम देखते हैं कि उसने टियानमिंग की लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड को फौरन से एक्टिवेट कर दिया, जिस पर दूसरी तरफ चैनलू की शैडो लाइट टेक्निक सीधा जाकर टकरा जाती है। यहाँ यूहो इस अटैक्स को टकराता हुआ देखकर अपने मन में खुश होते हुए कह रहा था कि शाबाश चैनलू, और ज्यादा जोर लगाओ, क्योंकि तुम जितना ज्यादा जोर लगाओगे उतना ही ज्यादा मेरा फायदा होगा। दूसरी तरफ चैनलू को भी थोड़ा देर से ही सही लेकिन अंदाजा हो गया था कि ये लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड तो मेरी ही अटैक की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मुझ पर बाउंस बैक करने वाली है। उसका बस ये सोच रही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जहाँ एक बहुत बड़े एनर्जी बाउंस बैक के साथ हम देखते हैं कि चैनलू तो उड़ता उड़ता फौरन से दूर जा गिरता है और चीफ रेफरी ने फौरन से यूहो को इस सेकंड राउंड का भी विनर डिक्लेयर कर दिया। यूहो ने यहाँ पर चैनलू को इंजर्ड करके टीम बैटल के लिए अपनी टीम के लिए फाइट और भी जरा आसान कर दी, लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर टियानमिंग से सवाल करते हुए कहता है कि टियानमिंग क्या तुम ठीक हो, जिस पर टियानमिंग यूहो को जवाब देते हुए कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड रीलोडिंग में जा चुकी है, आज के दिन तुम उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जो सारी बातें सुनते हम देखते हैं कि अब दूसरी तरफ से स्नो डीमन सेट का कैप्टन ही खुद फाइट करने के लिए अरीना की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ उसकी बॉडी से निकलने वाला ऑरा काफी ज्यादा डेंस था। यूहो उस आदमी की जो एनर्जी को महसूस करते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीनन ये स्नो डीमन सेट का कैप्टन होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी तो एक अलग ही लेवल पर है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने प्राइम में भी होता तब भी मैं इसे नहीं हरा सकता था। स्नो डीमन सेट जो कि ऑलरेडी 2 मैचेस हार चुका था, वो तीसरे मैच को हारना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना सबसे पावरफुल वॉरियर अरीना में भेज दिया है। यह अरीना में हम देखते हैं कि दोनों की इंटेंस एनर्जी एक दूसरे के साथ टकरा रही थी, जिसका प्रेशर बाहर मौजूद ऑडियंस भी महसूस कर रही है। दूसरी तरफ रीचे अरीना में मौजूद यूहो उस आदमी के सोल पावर को महसूस करते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि ये रेल्म ऑफ यूनिटी है, जिस रेल्म ऑफ यूनिटी में आदमी खुद को नेचर के साथ कम्प्लीटली बंद कर देता है। लेमो ने मुझे कई सालों पहले इसके बारे में बताया था, साथ ही साथ मुझे उन्होंने ये भी बताया था कि जो भी इंसान एक बार रेल्म ऑफ यूनिटी को हासिल कर ले, उसमें इतनी ज्यादा ताकत आ जाती है कि वो एक सुपर डोलू तक को चैलेंज कर सकता है। मैं तो हैरान हूँ कि किसी ने इतने कम उम्र में भी रेल्म ऑफ यूनिटी को हासिल कर लिया, क्योंकि इसे हासिल करने के लिए तो लोग कई 100 साल गुजार देते हैं। यूहो ये सब सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ यहाँ इन दोनों के सोल पावर के टकराव की वजह से देखते हैं कि अचानक से यूहो पर इफेक्ट हुआ और वो पीछे की तरफ दिखे लग गया, जिस वजह से यूहो के सोल इंजर हो चुकी थी, उसके मुंह से खून निकल आया। दूसरी तरफ मिस्टर बीबी ये सारा नजारा देखकर कहते हैं कि यूहो इस वक्त डिसएडवांटेज में है। मैंने आज से पहले यूहो को कभी भी मेंटल पावर के मुकाबले में इतना ज्यादा कमजोर किसी के सामने भी नहीं देखा था। इवन की बुरी खबर तो यह है कि स्नो डीमन सेट के इस मेंबर की स्ट्रेंथ तो शायद मुझसे भी कई गुना ज्यादा होगी, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यूहो तो बेशक इस आदमी से हारा जाएगा, इवन कि हम भी इसे नहीं हरा पाएंगे। यानी कि मानो जैसे कि टंग सेट का खेल यही पर खत्म हो चुका हो। अभी अचानक दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि उस आदमी ने भी खुद को इंट्रोड्यूस करवा दिया था, जहाँ वो बताता है कि मेरा नाम है लॉन्ग आउटियान। साथ ही साथ वो अपनी सोल रिंग्स भी एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर तो वहाँ पर मुझे सबके सब लोग ही हैरान हो गए थे, क्योंकि लॉन्ग आउटियान के पास 7 सोल रिंग्स थे, यानी कि वो एक सोल सेंट लेवल का वॉरियर है। जो देखकर यूहो अपने मन में कह रहा था कि अब तक की सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन में मैंने कई सारे सोल सेंट्स का मुकाबला किया, लेकिन उनमें से कोई भी ओरिजिनल सोल सेंट नहीं था, क्योंकि सबके सब ने इनहांसिव सोल गाइडेंस टूल का इस्तेमाल करते हुए खुद की पावर इंक्रीज करी थी, सिवाय इस लॉन्ग आउटियान के, क्योंकि इसके पास जो भी पावर्स है वो इसने खुद ही ट्रूली प्रोसेस करी। और चूँकि जिस भी कल्टिवेटर की बुनियाद स्ट्रॉन्ग होती है, जिसने किसी तरह के बाहर के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए खुद की पावर को इनहेंस न किया हो, उसे हराना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट
डिफिकल्ट है। इसी वजह से हम देखते हैं कि प्रिंसेस वीना भी यहाँ पर ये सब सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। लेकिन नीचे की तरफ मौजूद अरीना में यूहो ये सब देखकर भी घबराता नहीं, बल्कि वो अपने मुंह पर लगे हुए खून को साफ करते हुए कहता है कि अब मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा, बल्कि इस बार मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, चाहे इस फाइट का जो मर्जी रिजल्ट निकले। ये कहते यूहो ने फन से अपने पर्पल एक्सट्रीम डीमन आई की पावर एक्टिवेट कर ली, जिसका इस्तेमाल करते हुए एक सोल शॉक टेक्निक से फौरन सामने की तरफ मौजूद आउटियान पर हमला कर चुका। जिस सोल शॉक टेक्निक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर आउटियान घबराता नहीं, बल्कि उल्टा उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया था और हम देखते हैं कि वो सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करते उस अटैक को रास्ते में डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर तो यूहो भी सरप्राइज हो गया और वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या मतलब इसकी मार्शल सोल बॉडी इसकी स्किन है। इसकी सेकंड अवेकनिंग भी ऑलरेडी आउटियान कर चुका है। यूहो को ये समझ नहीं आ रहा था कि इसकी सेकंड अवेकनिंग आखिर सिल्वर लेवल की होगी या फिर एक गोल्ड लेवल की। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आउटियान भी यहाँ पर काफी कुछ तरीके से अपने जैकेट को उतारते हुए तीसी के साथ यूहो पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगा, जो देखकर दूसरी तरफ यूहो जो केस वक्त फिलहाल खड़ा नहीं हो सकता, हम देखते हैं कि उसने अपनी मेंटल पावर को इतना ज्यादा कंडेंस कर दिया कि वो इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ अरीना में फाइट करना शुरू कर देता है, जिससे आउटियान पैर से पैर टकराते हुए काफी ज्यादा जोर लगाकर फौरन से पीछे की तरफ धकेल देता है। साथ ही साथ वो मुस्कुराकर कहता है कि तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, मुझे तुम पसंद आए। जिस पर यूहो ने एक बार पीछे अपने मेंटल स्पिरिचुअल पावर से बने उस बॉडी को कंट्रोल करते हुए आउटियान पर हमला करने के लिए भेज दिया और यहाँ इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक लेवल की फाइटिंग शुरू हो जाती है। जिस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि यूहो बेशक अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो आउटियान की स्ट्रेंथ का मुकाबला नहीं कर सकता और आखिरकार हम देखते हैं कि आउटियान ने उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस वजह से यूहो के सोल को एक बार पीछे डैमेज हुआ। बाहर की तरफ यूहो के दोस्त भी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, जबकि आउटियान अभी भी यूहो के सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा है, जो देखकर यूहो एक बार फिर से खुद को संभालते हुए कहता है कि शायद मुझे अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करना ही होगा, वो ट्रम्प कार्ड जो कि आज तक मैंने किसी के सामने भी इस्तेमाल नहीं किया था। यह समय यूहो की एक यूनिक बैटल फ्यूजन स्किल टेक्निक थी, जिसके लिए हम देखते हैं कि यूहो ने अपने दिल के अंदर से कुछ एनर्जी बाहर की तरफ निकाल दी थी, जिस एनर्जी को देखकर तो मिस टांग बूटोंग भी मुस्कुराने लगी, जैसा कि वो इस टेक्निक को पहले से जानती हो। और हमें देखने को मिलता है कि उस समय ये एनर्जी भी मिस टांग बूटोंग की ही थी, जो कि यूहो ने अपने दिल में स्टोर करके रखी हुई है। हम देखते हैं कि यूहो ने यहाँ पर गॉडेस ऑफ लाइट की एनर्जी, साथ ही साथ अपने स्पिरिचुअल आइज की एनर्जी और साथ ही साथ एक हिडन वेपन, तीनों की पावर को एक साथ कंबाइन कर दिया था। ऐसा करने की वजह से यूहो ने अपनी एक न्यू फ्यूजन स्किल टेक्निक डेवलप कर ली थी, जिसे वो किंग ऑफ हेल ऑर्डर बोलता है। सब लोग यहाँ यूहो के इस न्यू टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो ने उस न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कुछ हिडन वेपन्स नीडल को तीसी के साथ यहाँ आउटियान की तरफ थ्रो कर दिया, जिन नीडल्स का ऑरा काफी ज्यादा मिस्टीरियस था। आउटियान भी समझ चुका था कि उसे अपनी सेकंड अवेकनिंग करनी ही होगी, वरना वो इन नीडल्स के सामने भी स्टैंड नहीं कर सकता। जो सब सोचते अचानक से हम देखते हैं कि आउटियान ने वहाँ पर अपनी सेकंड अवेकनिंग करना शुरू कर दी, इसी वजह से उसकी बॉडी से काफी ज्यादा एक्सट्रीमली हाई एनर्जी अनलीश हो रही थी। वहीं की तरफ मौजूद मिस वीना भी ये देखकर हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। यूहो वो पहला इंसान है जिसने आउटियान को अपनी सेकंड अवेकनिंग इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया है। यहाँ अपनी सेकंड अवेकनिंग एक्टिवेट करने की वजह से हम देखते हैं कि आउटियान की बॉडी पूरी तरीके से एक डीमन की तरह ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो हिडन नीडल्स यहाँ उसकी बॉडी में जाकर टकरा गई। और उसके लिए अच्छी बात यह है कि सेकंड अवेकनिंग की वजह से उन नीडल्स को उसकी बॉडी पर ज्यादा कुछ असर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि बाकी बच्चे कुछ नीडल्स को वो अपने पंच का इस्तेमाल करके नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आउटियान ने काफी कूल तरीके से यूहो को इशारा करते हुए कहा कि चलो आप आगे आओ, जैसे कि वो अब यूहो पर जरा से भी रहम नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ यूहो भी आउटियान की सेकंड अवेकनिंग को देखकर समझ गया था कि असल में इसके पास सिल्वर लेवल की बॉडी है, जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। पर साथ ही साथ यूहो ने अपने लास्ट अटैक के दौरान कई सारी सोल पावर एग्जॉस्ट कर दी, यानी कि वो और ज्यादा फाइट भी नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ आउटियान तो अभी भी बिल्कुल सही दिखाई दे रहा था। वो एक अटैक को रेडी करते हुए यूहो पर हमला करने के लिए खुद को तैयार कर लेता है। ऑडियंस भी इस इंटेंस सिचुएशन को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। तभी अचानक यूहो ने यहाँ पर आवाज दिया कि मैं हार मानता हूँ, जो सुनकर तो आउटियान भी हैरान हो चुका था। लेकिन दूसरी तरफ चीफ रेफरी फौरन से आउटियान को इस राउंड का विनर डिक्लेयर कर देते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ आउटियान भी दोबारा से शांत होकर यहाँ यूहो से कहता है कि यूहो तुम एक कमाल के वॉरियर हो, जो कि फाइट करने के लिए काफी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करता है। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जब तुम भी अपनी सेकंड अवेकनिंग एक्टिवेट कर लो। एक बार तुम्हारी भी सेकंड अवेकनिंग हो जाए, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा आकर मुझसे फाइट करो। जिस पर हम देखते हैं कि यूहो ने भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ सिचुएशन तो और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि मिस्टर बीबी अपने साथियों से कह रहा था कि अगर हम लोग 1 वर्सेस 1 फाइट करेंगे तो हमें से कोई भी इतना पावरफुल नहीं कि वो आउटियान को हरा पाए। अभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि उससे कह रहा था कि तुम लोगों को ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट किंग ऑफ हेल ऑर्डर अटैक के दौरान उसकी बॉडी में टॉक्सिक डाल दिया, जिस वजह से अब तक यकीनन आउटियान के मेंडेरियंस काफी बुरी तरीके से डैमेज हो चुके होंगे, यानी
यानी कि वो पहले से कई गुना वीक होगा, अब उसे हराया जा सकता है। जिस पर जियाओ जियाओ कहती है कि ठीक है, फिर मैं उससे बैटल करने के लिए जाऊंगी। और ये कहती वो फर्नेस अरीना की तरफ आ गई, जहाँ वो अपने मन में कह रही थी कि यही मेरे पास आखिरी मौका है। मुझे इस आउटियान की ज्यादा से ज्यादा सोल पावर एग्जॉस्ट करनी होगी और इसे थकाना होगा ताकि ये टीम बैटल में हम लोगों को ज्यादा नुकसान न पहुंचा पाए। जो सोचती है, अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर आउटियान और मिस जियाओ जियाओ के दरमियान फाइट शुरू हो गई। जियाओ जियाओ अपने कैलेडोन का इस्तेमाल करते हुए तीसरी के साथ उसे आउटियान की तरफ थ्रो कर देती है, जिसमें से फर्स्ट कैलेडोन को तो आउटियान ने एक जोरदार पंच करते ही क्रैक करके तोड़ दिया था। ये देखकर जियाओ जियाओ फोन से अपने सेकंड कैलेडोन को ऊपर से आउटियान पर गिरा चुकी, जिसके साथ भी जियाओ जियाओ रुकती नहीं बल्कि उसने फोन से अपने थर्ड कैलेडोन को भी यहाँ पर बाहर निकाल लिया था, जो कि वो तेजी के साथ आउटियान की तरफ थ्रो करते उसकी बॉडी को हिट करने की कोशिश करती है। लेकिन दूसरी तरफ आउटियान भी यहाँ कमजोर होने के बावजूद भी जियाओ जियाओ के सामने तो काफी ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि वो उसके सेकंड कैलेडोन को पकड़कर जोर से घुमाते उसके थर्ड कैलेडोन पर थ्रो कर देता है। जो सब होता हुआ देखकर हम देखते हैं कि जियाओ जियाओ भी फोन से वहाँ पर अपने डांसिंग फ्लूट को बाहर निकाल चुकी थी, जिसे बचाने की वजह से हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर आउटियान की रफ्तार को थोड़ा सा स्लो कर दिया, जो करने के बाद वो अपने फिफ्थ मार्शल सोल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है, जिस टेक्निक के दौरान हम देखते हैं कि उसके तीन कैलेडोन फोन से यहाँ आउटियान के तीनों तरफ आकर तेज तेज से घूमने लगे, जो कि एक टोर्नाडो फॉर्म बनाकर आउटियान को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि आउटियान उसे ओवर पावर कर चुका, जो कि आसानी के साथ इस फिफ्थ मार्शल सोल टेक्निक से निकलकर तेजी के साथ जियाओ जियाओ के पास पहुंच चुका था, जहां आउटियान सिर्फ अपने पंजों का इस्तेमाल करते हुए लगातार मिस जियाओ जियाओ पर हमला कर रहा है। मिस जियाओ जियाओ कोशिश कर रही थी कि वो अपने कैलेडोन्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रोटेक्ट करे, और साथ ही साथ वो अपने मन में ये भी सोच रही थी कि ये किंग ऑफ हेल ऑर्डर से टकराने के बावजूद भी आखिर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ बाहर मौजूद यूहो भी ये सारा नजारा देखकर अपने मन में कहता है कि आउटियान वाकई में काफी ज्यादा यूनिक है। वो बिना किसी मार्शल सोल टेक्निक का इस्तेमाल किए सिर्फ अपने स्टैंड पर ही डिपेंड होकर जियाओ जियाओ की ये कंडीशन कर चुका है, जिसमें जियाओ जियाओ की जान भी जा सकती थी। इसलिए मिस्टर बीबी ने फोन से जियाओ जियाओ से कहा कि हार मान लो, अगले राउंड में मैं इसे देख लूंगा। और यहाँ मिस्टर बीबी की बात सुनने की वजह से जख्मी जियाओ जियाओ आखिरकार हार एक्सेप्ट कर लेती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर मुझे सारे के सारी ऑडियंस ने आउटियान के नारे लगाना शुरू कर दिए थे। इवन केवल सोल चर्च का लीडर भी यहाँ पर कहता है कि स्नो डीमन सेक्ट का ये लड़का मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, ये अब तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। इवन की इस बात को शेक एकेडमी की मिस यावी भी एक्सेप्ट करती थी, और वो कह रही थी कि यूहो ने जानबूझकर इस टीम से खुद मुकाबला करना चाहा, क्योंकि वो जानता था कि अगर हमारे शेक एकेडमी का इस स्नो डीमन सेक्ट के साथ मुकाबला हो गया तो हम लोग कभी भी फाइनल तक नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यूहो अपनी टीम को आखिर इस मुश्किल से कैसे निकालेगा। मिस वांग का भी यहाँ पर मिस यावी की ये सारी बातें सुन रही थी, और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।